गुड डे एवरीवन। होप कि अब जो ये सेटअप है और जो बोर्ड में जो राइटअप है वो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं तो ऐसे प्रोफेशनल यूट्यूबर था नहीं, टीच करता था क्लासरूम में, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ी। तो मैंने बहुत सारे अरेंजमेंट करने की कोशिश किए, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की आप लोगों से कि किस तरह से मिनिमम रिसोर्सेज से एक अच्छी वीडियो बनाई जा सके। तो ऐसा करते करते मैंने कई सारे वेबसाइट्स के बारे में सीख लिया, जैसे फिल्मोरा के बारे में सीखा, कैमटेसिया के बारे में सीखा, OBS के बारे में सीखा, जूम के बारे में सीखा, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में सीखा, गूगल मीट के बारे में सीखा। तो ये लॉकडाउन पीरियड जो है मेरे लिए बड़ा यूज़फुल रहा। तो मेरे पास वैसे कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, तो मैं टूल के ऊपर अपने कार का जो मोबाइल होल्डर होता है उसको फेविकॉल से चिपका के इस मोबाइल को लगाकर ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने कुछ 7-8 वीडियो और भी बनाए हैं जिसमें मैंने लगभग एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब नया सिलेबस लॉन्च हुआ 2020-21 बाय CBSE, तो उसमें मैंने देखा कि जो ये सॉलिड स्टेट्स एलिमिनेट कर दिया गया था इसको फिर से ऐड कर दिया गया है। तो मैंने जो वो पहले का जो वीडियो था उसको मैंने अपना एक ट्रेनिंग वीडियो ही समझ लिया कि चलो मैं सीख लिया किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, किस तरह से अपना इंट्रो वीडियो बनाते हैं, किस तरह से फुट नोट लिखते हैं, सबटाइटल लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, वीडियोस टाइप करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने उस चैप्टर को पढ़ाते हुए, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ाते हुए अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में समझा दूँ, और इससे ये फ़ायदा होगा कि हर साल एक ही टॉपिक को बार बार हमें ट्रांजैक्ट नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्मेशनल गोल की तरफ जा सकेंगे। मतलब ऑर्डिनरी टीचिंग से सिलेबस कंप्लीशन तक, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, और फिर प्रॉब्लम सिंथेसिस कि किस तरह से हम नया प्रॉब्लम बना सकते हैं, ताकि वो जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी जो पैटर्न क्वेश्चन है उसको देखकर कुछ क्वेश्चनों खुद से बना पाए, ताकि वो 1, 2, 4 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो जो खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी खुद निकाल पाएंगे। तो लर्निंग का एक बड़ा अच्छा एक स्टेज है जिस स्टेज में आप बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बनाते बनाते आप खुद एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना या फिर एक प्रॉब्लम को, प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम को डिफाइन करना सीख जाते हैं। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप डेवलप्ड लर्नर बन जाते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि सालों साल, हर साल 15 साल 20 साल से सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही थी, और स्कूल टीचर्स को इतना मौका नहीं मिलता कि वो कुछ बड़े कंपटीशन की बच्चों की तैयारी कर पाए, क्योंकि और भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इन वीडियोज़ के तहत मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल गोल की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। और मैं सीखता बहुत हूँ आप लोगों से। मैंने बहुत सारे अनअकैडमी के टीचर से सीखा, मैंने बहुत सारे उडेमी के टीचर से सीखा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर टीचर से सीखा, और मैंने बहुत कुछ अपने स्टूडेंट्स से भी सीखा और सिखाया भी। तो कुछ सीखा, कुछ सिखाया, ऐसा करते करते कुछ स्किल डेवलप हो गए, और आशा करता हूँ कि मैं अब 2020-21 के लायक टीचर बन चुका हूँ। क्योंकि जब मैं टीचर बना था तो वो 1999, 1900 इस तरह के जो डेट्स थे उस डेट्स में मैं पढ़ाया करता था, मतलब 2001, 2, 3, 4। अब इस दशक में पढ़ाने के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर इस टेक्नोलॉजी को हम एम्ब्रेस ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने नॉलेज को। तो थैंक यू फॉर टीचिंग मी ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो आप लोगों से मैंने ये सब कुछ सीखा, उसी के रिटर्न गिफ्ट में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं केमिस्ट्री में दे पाऊँ, और किस तरह से मैं चैप्टर को ईजी कर दूँ, छोटा कर दूँ, ताकि आपको ईजी लगे। तो अगर आप CBSE की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ये 16 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। इसमें मैथमेटिकल अप्रोच होता है। मैथमेटिकल अप्रोच से हम फिजियोकेमिकल फिनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करके निकालते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। तो बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो
जो ये 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर से मिनिमम एक न्यूमेरिकल भी अगर आए तो 4 न्यूमेरिकल तो आएंगे। तो ये सिलेबस में दिया हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो 23 मार्क्स का होगा। टोटल जो है वो ये तीनों को मिलाएंगे तो आप 70 आउट ऑफ 70 और प्लस आपका इंटरनल टीचर का कृपा रहे तो 30 आउट ऑफ 30 भी मिल सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो ये होता है 100 मार्क्स। तो ये हमारे हाथ में है और ये भी हमारे हाथ में है और थोड़ा बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर के हाथ में भी है। और किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं द डी डेट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम में और कैसा आपका लैब जर्नल वगैरह रहता है उसके ऊपर। अब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देख के ये पाया गया है कि जो सॉलिड स्टेट्स हैं उसमें से 4 नंबर, सॉल्यूशंस में से 5 नंबर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो। ये ऐसा हो सकता है कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो। इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल पूछी जा सकती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा सकती है। एक नया ट्रेंड आया हुआ है अभी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक फैक्ट दिया रहता है और उस फैक्ट को पूछा जाता है कि क्या यह फैक्ट सही है, और उस फैक्ट का एक रीजन दिया रहता है। ये पूछा जाता है क्या उस फैक्ट के पीछे जो रीजन दिया गया वो भी सही है, फैक्ट सही है, रीजन भी सही है, फैक्ट गलत है, रीजन सही है, रीजन गलत है, फैक्ट सही है। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे और हर ऑप्शन के आगे हमें A B C D लगाना है। अगर फैक्ट भी सही है, रीजन भी सही है तो A, फैक्ट सही है, रीजन गलत है तो B, फैक्ट गलत है, रीजन सही है तो C, और कुछ भी सही नहीं है तो D। इस प्रकार से उसमें डू एज डायरेक्टेड दिया रहेगा कि उसमें A B C D कैसे फिलअप करना है। इसे कहते हैं असर्शन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क का हो सकता है, या फिर और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसे डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन से 5 मार्क्स, तो इसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो सकता है और एक 2 मार्क्स का थ्योरी हो सकता है, जिसमें डिफाइन करने पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश करना पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें भी 3+2, इसमें 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स के थ्योरी, 3 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ये स्वाइप होता रहेगा। मतलब अगर हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स प्रिपेयर कर ले तो उसमें 1 मार्क का 3% तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट में यहाँ तक हमें न्यूमेरिकल, डिफाइन, डिस्टिंग्विश और डिस्क्राइब, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं 4 चैप्टर से अगर एक न्यूमेरिकल भी आए तो 4 न्यूमेरिकल आएंगे, और मैक्सिमम अगर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ जाए तो 4 × 3 12 मार्क्स। और देखा गया है केमिकल कैंडिडेट से कभी कभी हायर मार्क्स से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अगर हायर मार्क्स से क्वेश्चन हो जाए तो 3 × 3 9, और एक 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलकर 5, तो 14 मार्क्स। तो न्यूमेरिकल जो है 12 to 14 मार्क्स का आउट ऑफ 70 पूछा जाएगा। ये देखा गया है। ये +-1 हो सकता है, यहाँ +-1 हो सकता है, थोड़ा बहुत कम, लेकिन लगभग इतना तक आएगा, 12 to 14 मार्क्स। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जिनको न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, यूनिट्स छोड़ देते हैं, फॉर्मूला नहीं याद रहता, तो वो भी 12 to 14 मार्क्स से 6 to 7 मार्क्स तो मिल ही सकता है उनको, क्योंकि वो गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद जितना फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूला को लिखेंगे, थोड़ा बहुत यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के स्टेप्स दिखाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो तो 3 मार्क्स में 3 पूरा ही ना मिले, हो सकता है कि 1.5 मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए इस पोर्शन को छोड़ना नहीं है। बायोलॉजी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होंगे, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। ऐसा कोई हाई-फाई मैथमेटिक्स में रहता नहीं है, एडिशन डिवीजन ही रहता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉगरिथम का यूज़ करना होगा तो वो टीचर्स बता देते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ईजी है लॉगरिथम भी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने शॉर्ट में लिखा है मेटलर्जी, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स ओर। तो इसमें जो क्लास 10th में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो मेटलर्जी पार्ट में पढ़ा था, कंसंट्रेशन, फ्लोटेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन, वही सारा कुछ इसमें फिर से रिपीट किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा दिए गए होंगे। जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। और हमें इस चैप्टर में इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो मिनरल्स होते हैं उसके ऑक्साइड से उस मेटल तक पहुंचने के लिए हम कैसे उसको रिड्यूस करें, मतलब कार्बन को यूज़ करें, कोक यूज़ करें, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करें, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें। और अगर कार्बन को ना यूज़ करके हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द कपल ऑफ रिएक्शन के ऊपर निर्भर करता है, जो कि एलिंगम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एलिंगम डायग्राम नहीं से एक्सप्लेन नहीं करना है तो हम डेल्टा जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल्टा जी अगर किसी कपल ऑफ रिएक्शन की नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम निकालना हो तो उसको हम कोक से रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, एल्युमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन करना पड़ता है। इस तरह छोटे मोटे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 12 से लेकर ग्रुप 18 तक, मतलब कार्बन से लेकर ग्रुप 18 में जो भी है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इसमें कि जेनन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, ओजोन के बारे में, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, उसका प्रिपरेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में पढ़ना है हमें स्ट्रक्चर, बीएससी पीआर से, ठीक है। प्रिपरेशन पढ़ना है कुछ कंपाउंड्स के, केमिकल रिएक्शंस मतलब प्रॉपर्टीज, और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ज्यादातर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड, तो क्लास 11th का ही बेस रहता है उसमें। और अगर हम कुछ n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले सिलेक्ट करके, तो इसमें कमांड आ जाता है। तो पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट ये सब जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ही ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस वीडियो में बताऊंगा मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसका मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करने पे सारा क्वेश्चन निकल आएगा और उस क्वेश्चन को हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा राहत मिला है इस साल हमें 2020-21 सेशन में एक राहत मिला है कि पहले हमें पढ़ना था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बट अभी हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली एमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमें साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड्स ये सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन चूंकि वो इंटर रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत उससे हमें पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ लेने में फायदा है, क्योंकि सेम सिलेबस के जो हेडिंग्स हैं यही हेडिंग्स आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी होंगे, तो उसमें हम सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस इसलिए कर दिया गया क्योंकि बहुत दिन तक लंबा लॉकडाउन चला, तो इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग कॉन्सोलेशन टू यू ऑल कि नहीं हम सिलेबस कम कर रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स में हटा दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है टॉपिक में। फिर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी आपको कुछ नोन टॉपिक्स मिलेंगे और कुछ अननोन टॉपिक्स जो आपने पहले नहीं पढ़ा है वो पढ़ना होगा। बेसिकली इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स ये पढ़ना है। प्लस जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, उसके बाद ट्रायोज, पेंटोज, टेट्रोज, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, open chain structure of glucose, the reactions which confirms that the glucose is in cyclic structure, then the chemical reactions which proves that glucose contains aldehyde and fructose contains ketonic group, तो ये सारे reactions पढ़ने हैं।
पॉलीमर, ये भी बहुत आसान चैप्टर है 3 मार्क्स का, जिसमें कि आपको कौन से वो मोनोमर्स हैं जिससे पॉलीमर बनता है वो निकालना होगा। जैसे इथीन से पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डायमीन से नाइलॉन 66। तो इस तरह से हमें पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ना होगा, और जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कौन कौन से मोनोमर यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बन रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉलीमर का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम कैसे हार्नेस करेंगे डिफरेंट फंक्शन पे। जैसे कि हमें अगर हैंडल बनाना हो किसी यूटेंसिल का, तो हम उसमें बैकेलाइट यूज़ करेंगे। इसलिए बैकेलाइट यूज़ करेंगे क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। उस तरह से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, जो हमारे सिलेबस में है, एक चैप्टर भी पढ़ना होगा। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का हर पार्ट इसमें है, जिसमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है हमें, जिसमें ड्रग्स हैं, देन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो हम शुगर फ्री में यूज़ करते हैं, एस्पर्टिन। कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, तो जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे कुछ इसमें पढ़ने होंगे। तो बीट बाय बीट, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्यूशंस के मैंने क्या किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, पैटर्न न्यूमेरिकल्स कोई अंत नहीं है, एक डिजिट चेंज कर दीजिए पूरा का प्रॉब्लम नया नया हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मेन फार्मूला है उस फार्मूला पर बेस्ड 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, और बाकी तो आपका जो IQ है और मैथमेटिकल स्किल है, आपकी समझ कि कैसे आप परसेंटेज को समझते हैं, आपकी समझ कैसे आप फ्रैक्शन को समझते हैं, आपकी समझ कैसे आप मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अदरवाइज जो फॉर्मूला है बेसिकली वही फॉर्मूला रहेगा, और एक स्टोरी सम रहेगा जिसमें जिस सम में कुछ सिचुएशन दिया रहेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसमें कितने गैस मिले हुए हैं, गैस का परसेंटेज कितना है, ठीक है, और कितना उसका सॉल्युबिलिटी है, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो। तो अगर फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, आप 5-6 न्यूमेरिकल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का आप सॉल्व कर लें तो वो न्यूमेरिकल आपके दिमाग में धंस जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। आप कुछ वीडियोस सॉल्यूशंस के, जब मैं ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, वीडियो मेकिंग के बारे में सीख रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, उस समय मैंने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बनाया, तो कुछ कच्चा पक्का वीडियो बनाया है इसमें। माफ़ कीजिएगा, वो वीडियो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा ना लगे आपको, लेकिन कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो दिख जाएगा, ठीक है। अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास छोटा मोटा सा सेटअप है उस सेटअप में मैं आपको विजुअल क्लैरिटी के साथ बहुत छोटा छोटा पोर्शन हर दिन दे पाऊँ। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस का मैं एक ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है, एक ओवरव्यू कि आपको करना क्या है। हमें रेस में दौड़ना है, लेकिन दौड़ के पहुँचना कहाँ है वो पता होना चाहिए। इसलिए in the start of the session it is very important for you all to know what the syllabus is and how the questions are broken up. ये जो मैंने ब्रेकअप किया है ये CBSE में नहीं कहा है, CBSE में सिर्फ इतना कहा है 23 मार्क्स, 19 मार्क्स, 28 मार्क्स। ये मैंने निकाला है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, मतलब लास्ट 2-3 ईयर से क्वेश्चन पेपर निकाल के उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने निकाला है कि इतने क्वेश्चंस जो है इतने मार्क्स के आते हैं, ऐसा ब्रेकअप होता है। अब आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देखिए, कहते हैं संस्कृत में पुस्तके स्थित विद्या च परस्त गतम धनम काले काले न समत पुण्य ना तद विद्या ना तद धनम। मतलब जो विद्या पुस्तक में स्थित है, नोट्स के अंदर स्थित है, या किसी से मांगा हुआ किसी नोट्स में ही छपा हुआ और पड़ा हुआ है फाइल के अंदर, जो आपके दिमाग में नहीं है, जब काम पड़ेगा तो याद नहीं आएगा। इसलिए पुस्तक में जो विद्या है वो दिमाग में होना चाहिए, और दूसरों को जो धन आपने दे दिया है वो धन वापस लेके अपने जेब में होना चाहिए। तभी आप कार्य के जब समय पड़ेगा तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कार्य काले समत पुण्य ना तद विद्या ना तद धनम। जब काम पड़ता है तो दूसरों को दिया हुआ धन और ना पढ़ा हुआ विद्या काम नहीं आता है। इसलिए अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग को आपका ब्रेन अच्छा समझेगा। ओन नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फाइल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, मेक फाइल ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। 3 फाइल बना सकते हैं आप, एक फाइल बना सकते हैं आप फिजिकल के लिए, एक ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। तो इससे आप टाइम डिवाइड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट डे एग्जाम है और आपके पास 9 आवर्स टाइम है, प्रिपरेटरी टाइम है, तो आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप 3 आवर्स ले सकते हैं।
इन 3 आवर्स में वो चैप्टर जो आपको पहले से याद हो चुका होता है, कुछ चैप्टर्स जो है आपको इजीली याद हो जाता है, कुछ चैप्टर्स जो आपको बार बार रिवाइज करना होता है। जो आपको डिफिकल्ट लगे उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो डिफिकल्ट ना लगे उसको आप ओमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप योजनाबद्ध तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द एडवेंट ऑफ टाइम मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। मैं नहीं डाला तो किसी न किसी डाल के ही रखा है। यूट्यूब जो है बहुत बड़ा रिसोर्स है, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा। चक्के का आविष्कार बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। चक्का जो है कई बार आविष्कार कर दिया चुका है, लोग बार बार उसको रिपीट करते हैं, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना करके किसी एक टॉपिक को थोड़ा एलाबोरेट कर दें कम टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा जो है यूनिक प्रपोजिशन है। ये मैं चक्के का आविष्कार तो कर रहा हूँ लेकिन एक दूसरे सिस्टम में, ठीक है। चक्का को मैं दूसरे सिस्टम में लगा रहा हूँ, दोबारा चक्का नहीं बना रहा, ठीक है। हाँ, चक्के को, मोटर को, मशीन को मैं किसी और सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर किसी का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे साइड बुक्स हैं, और गांधी जी ने भी कहा है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको इन फ्यूचर आपको ऐसे पढ़ने होंगे जो टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद पढ़ना होगा, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, है ना। तो ये सब साइड बुक्स आपको हेल्प करते हैं ना। जैसे टुगेदर विथ का एक बुक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, माइंड मैप दिया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो अब जब क्लास 12 तक पहुंच चुके हैं, हायर सेकेंडरी में हैं, इतना तो लर्निंग स्टाइल है ही आपका कि अगर क्वेश्चन देख लें आप, उसका सोल्यूशन देख लें, तो कैसे सॉल्व हो रहा है वो तो आप पता कर ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेल्फ डेवलप्ड लर्नर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। और साइंस के स्टूडेंट को तो टीचर के ऊपर डिपेंड करना, जो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत आगे तक नहीं जाते हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछिएगा, वो क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है कि टीचर कुछ पढ़ाते रहते हैं, वो अपनी तैयारी करते रहते हैं डेस्क के नीचे, ठीक है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर होते हैं वही आगे जाते हैं। तो अपना एक मिनी लाइब्रेरी बनाइए, उस मिनी लाइब्रेरी में जितने भी नोट्स हैं उसको आप रख सकते हैं। बुक्स परचेज करिए, बुक्स बोरो करिए अपने फ्रेंड से, बुक्स एक्सचेंज करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह के साइड बुक्स खरीदें, कई तरह के साइड बुक्स खरीद सकते हैं। किसी से आपने टुगेदर विथ लिया, किसी से आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव ले लिया। कॉम्प्रिहेंसिव भी एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें भी आपको चैप्टर का समरी मिलेगा कम टाइम में अगर आपको रिवाइज करना है तो, ठीक है। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चंस को निकाल के और फिर उसमें से फिल्टर करके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें दिए हुए हैं कि कब कब किस किस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होंगे। ओल्ड बुक्स मिल जाएंगे आपको अपने स्कूल के लाइब्रेरी में या फिर आपके टीचर के पास, ठीक है। और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी कंटेंट आप कहीं से भी सीखें उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करके वेरीफाई ज़रूर करें। जैसे कि आप कुछ भी बाजार से खरीदते हैं, जिसे आप टेस्ट करते हैं उसको यूज़ करके, उसी तरह से जो भी चीज़ आप किसी से भी सीखते हैं, किसी भी जरिए से सीखते हैं, उसको आप टेस्ट करके देखिए कि वो जो सीखा है आपने, वो जो सीख है, उस सीख को आप अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यूज़ करके राइट आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपने सीखा, और अगर आपने नहीं कर पाया तो आपको दोबारा सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में रोम नहीं बनता, धीरे धीरे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं है, मैं साधारण सा केमिस्ट्री का टीचर था, ठीक है। ये जो सिचुएशन आया, इस सिचुएशन ने मुझे ऑनलाइन टीचर बनने में बाध्य कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करिए। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में इतने रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे, इतने फ्री रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल हुआ करते थे। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड करते थे। आपके ज़माने में यूट्यूब है, और भी कई सारे पोर्टल्स हैं, अनअकैडमी है, खान अकेडमी है, बैजूस ऐप है, कोर्डोबा के ऐप हैं, और कितने सारे लर्निंग ऐप्स हैं। मतलब आप गिन नहीं सकते, इतना सारा लर्निंग ऐप होगा, ठीक है। उसमें कई सारे फ्री रिसोर्सेस हैं। तो उन फ्री रिसोर्सेज से अगर आप अपने आप को घेर दें तो नॉलेज तो आपको आपके अंदर एब्जॉर्ब होना ही होना है। एक बात जो मैंने इस दौरान सीखा ये है कि आप जिस तरह की चीज़ को सोशल मीडिया में सर्च करते हैं, सोशल मीडिया का वो इंजन का जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपके चॉइस को पहचान जाता है और उसी तरह की चीज़ को भी आपको एडवर्टाइज करता है। मतलब अगर आप मूवीज़ के वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ आपको दिखाई जाएगी, अगर आप लर्निंग वीडियोज़ देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग वीडियोज़ दिखाई जाएगी। ये तो बहुत अच्छा एक चीज़ है जिससे अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं, ऑनलाइन मुझे रहना है, ऑनलाइन रह के मुझे सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो मेरे काम का है, तो आपको जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया का, वही सब चीज़ें दिखाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिससे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को मूवीज अच्छा लगता है तो मूवी ही दिखेगा, और किसी को लर्निंग वीडियोस अच्छे लगते हैं लर्निंग वीडियोस ही दिखेंगे। तो हर किसी का अपना चॉइस, टेस्ट एंड इंटरेस्ट होता है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का चॉइस, टेस्ट, इंटरेस्ट और एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग ही होना चाहिए। ऑलराइट, so hope you will like my video. You can subscribe so that you can get notification whenever I put any new videos, and my next video will start with chapter solid states. Thank you.